वेलकम टू आरती क्लासेस। और आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर, जो कि हमारा होने वाला है चैप्टर 6। डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर बिल्कुल रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर जैसा ही होने वाला है, बस इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं जो पेमेंट करने में होते हैं। बाकी एज इट इज़ सेम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर के तरह ही होता है इसमें सारा चीज़। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। ओके, तो हम लोग किस तरीके की अकाउंटिंग करते हैं जब कोई पार्टनर डेथ करता है। ठीक, तो हम लोग थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, partnership like change in profit sharing ratio, admission and retirement of a partner comes to an end on death of a partner, but the firm may continue its business with the remaining partners who takes share of the deceased partner in their old profit sharing ratio or in the ratio as is agreed by them। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पार्टनरशिप जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है, चेंज हो सकता है। कोई पार्टनर नया एडमिट हो सकता है और रिटायर हो सकता है, और कोई पार्टनर डेथ भी कर सकता है उसमें। तो इसमें क्या होता है कि कभी भी जो बिजनेस है वो क्या करती है, वो बंद नहीं होती है, वो कंटिन्यू किया जाता है किससे, रिमेनिंग पार्टनर्स के साथ। ठीक, जैसे कोई पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, उस टाइम भी फर्म बंद नहीं होता है, कंटिन्यू होता है। कोई पार्टनर का एडमिशन होता है तो सारे पार्टनर्स के साथ वो फिर आगे कंटिन्यू होता है। कोई पार्टनर रिटायर करता है तो रिटायरिंग पार्टनर को छोड़ के जो कंटिन्यू पार्टनर बचते हैं वो कंटिन्यू करते हैं बिजनेस को। ऐसे ही जब कोई पार्टनर का डेथ हो जाएगा तो उस वक्त भी यही होता है कि फर्म जो है वो कंटिन्यू करती है रिमेनिंग पार्टनर के साथ। और जो डिजीज पार्टनर मतलब जो पार्टनर डेथ किया रहे उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है, या तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उसे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेंगे, या एग्रीड कोई रेशियो रहा उनके द्वारा तो उसमें लेंगे। ठीक, तो आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑन द डेथ इज सेम एज दैट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो अकाउंटिंग प्रोसेस होता है डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर का या ऐसा सिचुएशन का, वो वो किस तरीके का होता है, जैसे रिटायरमेंट का होता है उसी तरीके से डेथ का भी होता है। तो इसमें क्या सिचुएशन, इन सिचुएशंस में क्या डिफरेंसेस हैं वो देखते हैं। ठीक, तो पहला डिफरेंस क्या है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर इज वॉलंटरी इन नेचर एंड दस इट कैन बी प्लान्ड वेयर एज डेथ ऑफ ए पार्टनर कांट बी प्लान्ड। ओके, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर होता है उस टाइम क्या होता है कि वो प्लान्ड होता है। ठीक, कि ये पार्टनर इस समय छोड़ के जा रहा है, जैसे पार्टनरशिप डीड के अनुसार जैसे चल रहा होता है। ठीक, वो प्लान्ड होता है। पर जो डेथ ऑफ ए पार्टनर होता है वो प्लान्ड नहीं होता है, कि क्योंकि कौन सा पार्टनर कब मरेगा ये कभी भी प्लान नहीं किया जा सकता है। ठीक, ये इनवॉलेंट्री इन नेचर होता है। ठीक, और आगे देखते हैं सेकंड नंबर में क्या बोल रहा है। पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू इज मेड टू द रिटायरिंग पार्टनर इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ठीक, जो पेमेंट होता है रिटायरिंग पार्टनर का, ठीक, वो क्या किया जाता है, रिटायरिंग पार्टनर को ही दिया जाता है। पर जो केस होता है डेथ ऑफ ए पार्टनर का, उसमें क्या होता है, उसमें लीगल हायर होते हैं या जिन्हें हम लोग एग्जीक्यूटर भी बोलते हैं, वो उस केस में जो डेथ ऑफ ए पार्टनर का जो पेमेंट वाला अमाउंट होता है वो लेकर जाते हैं। ठीक, क्योंकि अब जब पार्टनर मर गया है तो वो अपने साथ ऊपर थोड़ी ना लेकर जाएगा, जो उसका एग्जीक्यूटर होते हैं, लीगल हायर होते हैं, वो जिससे हम लोग नॉमिनी एक तरीके से बोलते हैं ना कि इस प्रॉपर्टी का नॉमिनी कौन होगा, उसी तरीके से एग्जीक्यूटर उन्हें बोला जाता है। ठीक, तो वो एग्जीक्यूटर ही उस मनी को लेकर जाते हैं। ठीक, तो इस टाइम पे हम लोग को क्या बनाना पड़ता है, जो डिजीज्ड पार्टनर होता है उसका एग्जीक्यूटर का अकाउंट भी हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ता है। ठीक, अब आगे चलते हैं कि अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन कौन से एडजस्टमेंट्स हैं जो डेथ ऑफ ए पार्टनर में किए जाते हैं। ठीक, जब कोई पार्टनर डेथ होता है तो उस टाइम क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं जो एक फर्म में, पार्टनरशिप फर्म में की जाती है। ठीक, तो पहला एडजस्टमेंट क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो हम लोग एडमिशन में भी देखे हैं, रिटायरमेंट में भी देखे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है इसको भी। और अकाउंटिंग फॉर
गुडविल, ठीक। अकाउंटिंग फॉर गुडविल में क्या होता है कि इसमें भी सेम जैसे कि हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होता हुआ आया है, या एडमिशन में होता हुआ आया है, रिटायरमेंट में होता हुआ आया है, बिल्कुल सेम रहेगा डेथ में भी, ठीक। एकदम सेम जैसे रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ होता था, या जैसे हम लोग रिटायर, कोई पार्टनर रिटायर होता था तो उसका शेयर ऑफ गुडविल देते थे, तो इसमें भी क्या करना है, उसका शेयर ऑफ गुडविल का अमाउंट है जो उसके नॉमिनी को हम लोग को, मतलब जो एग्जीक्यूटर होता है उसको पे करना पड़ेगा, ठीक। फिर आगे देखते हैं, थर्ड नंबर में क्या बोल रहा है, एडजस्टमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। एडजस्टमेंट जो होती है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स या रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी के लिए, वो सेम एज इट इज़ पुराने में जैसे होती आई है वैसे सेम टू सेम होने वाली है, तो इसको भी मैं ज़्यादा डीप में नहीं समझाऊंगी, सिर्फ मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक। फिर फोर्थ नंबर केस में क्या बोल रहा है कि एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एक्यूमुलेटेड या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, इसका भी सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होने वाला है, ठीक। जैसे हम लोग पुराने चैप्टर्स में करते आए हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, जैसे रिटायरमेंट में हम लोगों ने किया था और एडमिशन में भी किया था, बिल्कुल एज इट इज़ होने वाला है, ठीक। तो रिजर्व्स को क्या करना है, सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस हुआ है तो उसको भी सारे पार्टनर्स में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक। और उसके बाद आगे देख लेते हैं फिफ्थ नंबर में क्या बोल रहा है, डिटरमाइनिंग डिसीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ, ठीक। ये जो टॉपिक है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये वाला। तो इसमें क्या करना है कि जो डिजीज पार्टनर है, ठीक, जब तक वो फर्म में रह चुका है, ठीक, मतलब जैसे कि एक अकाउंटिंग ईयर चलता आया है, ठीक, जैसे कि ये अकाउंटिंग ईयर था, ये प्रीवियस ईयर वाला था, ठीक, और ये है अब इस बार का, ठीक, कि ये 34 नहीं 1 अप्रैल से, ठीक, ये 31 मार्च तक, ठीक, इसका पेमेंट हो चुका है उसको, ठीक। अब ये पार्टनर क्या हुआ है, यहाँ बीच में डेथ कर गया है, मान लो अक्टूबर में भी किसी भी डेट को मान लेते हैं या कोई भी ऐसा मंथ में डेट का मान लेते, जो इधर तक वो पार्टनर कंटिन्यू किया है उसे क्या करना है, उसको पेमेंट देना है। हमें ये पता लगाना है कि कितना अमाउंट इसको जो डिसीज पार्टनर है उसको पे करना पड़ेगा, ठीक। मतलब कि अब जो इतना महीना या इतना दिन जो इसने काम किया है, इसका कितना पेमेंट होता है इस डिजीज पार्टनर का, उसे हमें पे करना पड़ेगा। मतलब उसके जब तक वो जिस डेट को मरता है तब तक हम लोग को उसका पेमेंट का पता लगाना पड़ेगा कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होता है, ठीक। फिर 6 नंबर केस में क्या बोलता है, डिटरमाइनिंग अमाउंट ड्यू टू डिजीज पार्टनर। अब हमें क्या करना है कि टोटल अमाउंट हम लोगों को पता लगाना है कि डिजीज्ड पार्टनर का कितना प्रॉफिट, मतलब जितना कितना अमाउंट ड्यू है उसे पे करना है, ठीक। तो जैसे हम लोग रिटायरिंग पार्टनर का बनाते थे, कैसे बनाते थे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते थे तो हमें वहीं पे पता चल जाता था कि एंड में जब हम लोग बैलेंस करते थे जो कैरी डाउन अमाउंट होता है, तो हमें इसे कैरी डाउन तो नहीं करना है, हमें इसे क्या करना रहता है, एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर करना रहता है। वहां पे हम लोग क्या करते थे, जैसे कि अगर पूरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। तो यहाँ वाला क्या करना है, पहले एग्जीक्यूटर के अकाउंट में जाता है, उसके बाद वहां से पेमेंट किया जाता है, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, पेमेंट टू डिजीज्ड पार्टनर्स लीगल हायर और एग्जीक्यूटर, ठीक। तो जब पेमेंट हम लोग एग्जीक्यूटर को करेंगे, तो मतलब जब हम लोग एग्जीक्यूटर का अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जो डिजीज पार्टनर का एग्जीक्यूटर का अकाउंट होगा उसे हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा और उसमें जो पेमेंट करेंगे हमें उसे शो करने वाला दिखाना पड़ेगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में अक्सर आते हैं, और इससे भी मतलब ये जो लास्ट में ये 3 टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पक्का एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक। अब हम लोग लास्ट देखते हैं, लास्ट में क्या बोल रहा है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, ठीक। हम लोग को क्या करना है, कंटिन्यूइंग पार्टनर का जो कैपिटल है उसे उसका एडजस्टमेंट हम लोग को देखना है। तो हम लोग जैसे प्रीवियस चैप्टर्स में करते आए हैं रिटायरमेंट वाले में या एडमिशन वाले में, उसी तरीके से सेम इसमें भी होने वाला है। तो इस वाले टॉपिक में भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, सबसे ज़्यादा टाइम मैं इन तीनों टॉपिक्स में देने वाली हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। और बाकी ये जो 5 टॉपिक हैं ये पहले
ये वाले ये सारे, ठीक। इनको मैं ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, जल्दी से मैं ख़त्म करूंगी, ठीक। तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या होगा, हम लोग इतना हम लोग प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या कैसे निकलता है और गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है। तो जैसे हम लोग रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में हम लोगों ने निकाला था, बिल्कुल वैसे ही सेम सब फॉर्मूला वैसे ही अप्लाई होगा डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में, ठीक। जो डिजीज पार्टनर होगा उसके प्रॉफिट शेयर को क्या करेंगे, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो लोग टेक ओवर करेंगे, ओके। तो उसके बदले क्या करेगा, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो पे करेगा डिजीज पार्टनर को, क्या, जो कंपनसेशन अमाउंट होता है उस कंटिन्यूइंग पार्टनर पे करेगा डिजीज पार्टनर को, ठीक। और गेनिंग रेशियो हम लोग निकालना सीखे हैं, गेनिंग रेशियो कैसे निकलता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसा होता है, बस इसका उल्टा कर देना है, ओल्ड को पहले लिख देना है, न्यू को बाद में लिख देना है, मतलब ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओके। अब हम लोग आगे चलते हैं, अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, ठीक। ये हमारा सेकंड टॉपिक होने वाला है। तो गुडविल की अकाउंटिंग किस तरीके से की जाती है, तो मैंने प्रीवियस चैप्टर्स में कैसे बताया था कि जैसे अगर हम लोग रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ का लेते हैं, ठीक। तो हमें पहले रेज करना पड़ता है, रेज कौन से रेशियो में करते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करते हैं, ठीक। फिर राइट ऑफ किस रेशियो में करते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करते हैं, ठीक। तो इसमें भी सेम वैसे ही करना है, पहले गुडविल को रेज करेंगे, ठीक। तो उसमें सारे पार्टनर्स होंगे, ठीक। सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट से हम लोग करेंगे, और फिर जब राइट ऑफ करेंगे तो सिर्फ कंटिन्यूइंग पार्टनर के साथ, ठीक। और सेकेंड नंबर केस हमारा क्या होता है कि हम लोग किस तरीके से और कर सकते हैं, एक तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से भी हम लोग एडजस्ट करके दे सकते हैं कि पहले हम लोग पता लगाएंगे कि जो डिजीज पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, ठीक। उसके लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला, ठीक। वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल, ठीक। जो फर्म का गुडविल होगा उसे इंटू करेंगे डिजीज पार्टनर के प्रॉफिट शेयर से, ठीक। इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा, ठीक। तो उस गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो में देंगे, ठीक। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और गेनिंग रेशियो में ही हम लोग अमाउंट भी लिखेंगे टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक। ये मैंने पहले भी समझाया है। अब आगे चलते हैं, देखिए मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है कि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज सेम एज हैज बीन डिस्कस्ड इन द चैप्टर ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, ठीक। तो जैसे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में हम लोगों ने किया था, एकदम सेम टू सेम 0.1% का भी डिफरेंस नहीं होने वाला है, एकदम सेम वैसे ही होने वाला है, ठीक। तो आप लोग अगर उसमें एक बार भी प्रैक्टिस किए हैं तो यहाँ पे उतना भी प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं है, बस एक दो क्वेश्चंस कर लेना है, आपका काम हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है तो मैं इसको जल्दी से एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें कैसे होने वाला है, ओके। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि P, Q एंड R आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो 4:3:1, ठीक। P, Q, R पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, और फिर आगे क्या बोल रहा है, इट इज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डीड दैट on the death of any partner, deceased partner's share of goodwill be valued at half of the profit credited to his account during the previous 4 completed years। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो अगर कोई भी पार्टनर डेथ करता है तो जो डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल है उसे हम लोग को वैल्यूड करने के लिए पता लगाना पड़ेगा, किस तरीके से, पहले हम लोग हाफ ऑफ प्रॉफिट, मतलब उस प्रॉफिट का आधा जो प्रॉफिट क्रेडिट किया गया है उसके अकाउंट में ड्यूरिंग द प्रीवियस 4 कंप्लीटेड ईयर, ठीक। जो 4 पुराने कंप्लीटेड ईयर के प्रॉफिट हैं उसके, मतलब इन जो यहाँ पे 4 साल का प्रॉफिट गिवन है इसको ऐड कर देंगे, फिर इसमें से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक। तो क्या आ जाएगा, फर्म का गुडविल, ठीक। तो फर्म का गुडविल आ जाएगा, जब फर्म का गुडविल आ जाएगा तो उसके प्रॉफिट शेयर से फिर इंटू करके निकाल लेंगे क्या, पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल, ठीक। इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। तो इरेज करती हूँ, और तो मैंने यहाँ पे कर रखा है, मैं यहीं से एक्सप्लेन करती हूँ। तो इसमें केस भी कुछ गिवन है वो भी देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, डिटरमाइन द अमाउंट दैट इज टू बी credited to Q's capital account as his share of goodwill, ठीक।
यहाँ पे क्या हम लोग को वही अमाउंट पता लगाना है कि जो क्यू पार्टनर है उसका शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा। तो क्यू ही डिजीज पार्टनर है, ठीक, इसमें तो उसका शेयर ऑफ गुडविल हम लोग पता लगाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग ऐड करेंगे। तो जब लास्ट 4 साल का हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2,40,000 रुपीज़, ठीक। अब 2,40,000 रुपीज़ से क्या करना है हमें, क्यू का शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, या तो पहले हम लोग क्या कर देंगे, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, या तो हम लोग पहले इसके प्रॉफिट शेयर से कर देंगे, ठीक। तो हम लोग पहले प्रॉफिट शेयर वाले से ही दिखा देते हैं कि प्रॉफिट शेयर वाले से करेंगे तो कितना आ जाएगा, इंटू करेंगे तो 90,000 रुपीज़ आएगा। फिर जब 90,000 रुपीज़ आएगा उससे क्या कर देंगे हम लोग, हाफ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो हाफ से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 1/2 इक्वल टू 45,000 रुपीज़, ठीक। 45,000 रुपीज़ क्या हो गया, क्यू का शेयर ऑफ गुडविल हो गया, ठीक। और एक तरीका है जिससे और हम लोग कर सकते हैं, सेम अमाउंट ही आने वाला है, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे 2,40,000 रुपीज़ था, ठीक, उसका हाफ बोला था तो हम लोग क्या करते हैं, 1/2 कर देते हैं, ठीक। अब इसका हाफ कितना हो जाएगा, 1,20,000 रुपीज़, ठीक। अब 1,20,000 रुपीज़ को क्या करना है, जो क्यू का प्रॉफिट शेयर है उससे इंटू कर देंगे 3/8, ठीक। अब जब इससे इंटू करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 45,000 रुपीज़, ठीक। तो सेम वही अमाउंट आने वाला है, चाहे हम लोग ये वाला मेथड यूज़ करें जो यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है, या तो जो मैंने अभी बताया ये वाला भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक। बस दोनों का प्रोसेस है जो थोड़ा आगे पीछे होता है, ठीक, बाकी सेम वैसे ही रहेगा। तो 45,000 रुपीज़ क्या हो गया, क्यू का शेयर ऑफ गुडविल हो गया है। अब क्या करेंगे, जो डिजीज पार्टनर है हम लोग को, और सेकंड नंबर में क्या बोल रहा था कि पास करना है जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन पी एंड क्यू इन फ्यूचर विल बी 3:2। यहाँ पे क्या दे दिया गया है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जिन्हें हम लोग बोलते हैं, उनका फ्यूचर में मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा वो दिया है, ठीक, 3:2 दिया है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो मैंने वर्किंग नोट में यहाँ कर रखा है, तो गेनिंग रेशियो कितना हो गया है, पी का आया है 4/14 और आर का आया है 11/14, ठीक। तो गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा, 4/4:11, ठीक। तो यहाँ पे ये 11 होगा, 1 नहीं, ठीक, यहाँ पे 11 होगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, किस तरीके से हम लोग निकालेंगे, तो 45,000 रुपीज़, ठीक, शेयर ऑफ किसका था, गुडविल का, क्यू का। आप क्या करेंगे, जो पी है, ठीक, उसका गेनिंग रेशियो कितना था, 4/15, तो इंटू करेंगे 4/15, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 को इंटू करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 12, ठीक। तो 12,000 रुपीज़ क्या हो जाएगा, जो पी कंपनसेशन अमाउंट पे करेगा वो हो जाएगा, ठीक। अब ऐसे ही हम लोग आर का निकाल सकते हैं, तो आर का कितना था, 11, तो 3 × 11 करेंगे तो 33 हो जाएगा, ठीक। 33,000 रुपीज़ पे करेगा कौन, आर, और किसको पे करेगा, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, ठीक। जर्नल एंट्री कुछ इस तरीके से हम लोग पास कर देंगे। इस तरीके से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं जो कि अक्सर 3 नंबर या 4 नंबर में आते हैं, ठीक। अब आगे चलते हैं हम लोग। रिवैल्यूएशन भी कुछ पुराने वाले ही की तरह होने वाला है, कुछ क्या पूरा का पूरा ही पुराने वाले की तरह होने वाला है, जैसे हम लोग रिटायरमेंट में करते आए हैं, एडमिशन में करते हैं, बिल्कुल वैसा ही होने वाला है, सेम, ठीक। तो हम लोग को क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करना सीख सकते हैं। तो मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट एक बार अच्छे से फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे इसका फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, ठीक। इधर डेबिट साइड हो जाएगा, ठीक, और ये क्रेडिट साइड हो जाएगा, यहाँ पर्टिकुलर्स हो जाएगा, ठीक, यहाँ पे पर्टिकुलर्स ये अमाउंट का हो जाएगा, ऊपर में हम लोग क्या लिख देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। और देखो इसमें क्या होगा, ये तो अमाउंट का कॉलम हो गया, तो इसमें सारा अमाउंट होगा, ठीक। फिर नीचे हम लोग बैलेंस करेंगे, वो चीज़ हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे क्या क्या आएगा, पहले मैं क्रेडिट साइड का समझाती हूँ, उसके बाद मैं आगे का समझाऊंगी, ठीक। तो क्रेडिट साइड में सारे वो अमाउंट्स आने वाले हैं, जैसे कि एसेट का वैल्यू अगर बढ़ रहा है, लाइबिलिटी का वैल्यू घट रहा है, या कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो हम लोग इसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक।
जैसे एसेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक। लाइबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसे हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। अब इसका अपोजिट जो होने वाला है यहाँ पे हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। जैसे कि एसेट का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे उस वैल्यू से। लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है उसे यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, ठीक। अगर पार्टनर को, आप देखो डेबिट साइड में और क्या चीज आ सकता है, अगर कोई पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। और कोई एक्सपेंस हो रहा है, जैसे रीवैल्यूएशन प्रिपेयर करने के लिए अगर कोई एक्सपेंस हो गया या कोई और एक्सपेंस हो गया तो उसे भी हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। अगर क्रेडिट बैलेंस आता है तो हम लोग ट्रांसफर एंट्री यहाँ पास करेंगे। अगर डेबिट साइड ज़्यादा बैलेंस आता है तो उसे हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, तो आप लोग ये क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा एक बार। जैसे मैंने बताया है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। मैंने फॉर्मेट तो अच्छे से समझा ही दिया और प्रीवियस चैप्टर्स में आप लोग करते भी आए तो आसानी ही होगा, ठीक। तो अब मैं आगे चलती हूँ। इसका सॉल्यूशन यहाँ पे है, ठीक। तो जर्नल एंट्री यहाँ पे पास करना है उसमें शायद, तो काफ़ी हमको लगता है शॉर्ट है ये, इसमें ज़्यादा कुछ हमको नहीं लगता है। एक तो लग रहा है कि रिवैल्यूएशन में बिल्डिंग का अमाउंट बढ़ा है, वो चीज़ आया है, और फिर रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ पार्टनर्स के कैपिटल में, और जो डिजीज्ड पार्टनर है उसको क्या किया गया है, पे किया गया है उसका शेयर ऑफ गुडविल, ठीक। और यहाँ पे मैंने शायद गेनिंग रेशियो निकाला है, बस इतना ही है। मैंने थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, और क्वेश्चन भी एक बार हो सके तो मैं पढ़ ही देती हूँ। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मैं बस एक्सप्लेन करूंगी, बाकी आप लोग बना लीजिएगा, ठीक। यहाँ पे सीता होगा, ये सीते हो गया है। सीता, रीता, गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 4:3:1। ओके, सीता, रीता और गीता पार्टनर्स हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। फिर आगे क्या बोल रहा है, एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर her share of goodwill was to be valued at 50% of the net profit credited to that partner's capital account during the last 3 completed years before her death, ठीक। यहाँ पे क्या करना है, लास्ट जो 3 मतलब 3 completed years, तो यहाँ पे लास्ट का हम लोग ले लेंगे। एक तो ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा और एक ये आ जाएगा, ठीक। तो इसको ऐड कर लेंगे और इसका 50%, ठीक। तो जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2,19,000 रुपीज़, ठीक। अब ये 2,19,000 रुपीज़ हो गया है, तो अब इसका क्या करना है, जो हाफ होगा, ठीक, 19,000, ठीक। इसका जो हाफ होगा मतलब 50%, 50% का मतलब यही होता है हाफ, ठीक। तो इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,09,500, ठीक। 1,09,500 ये क्या हो गया, फर्म का गुडविल हो गया। अब इसको इंटू करेंगे जो डिजीज्ड पार्टनर है उसके प्रॉफिट शेयर से, तो डिजीज पार्टनर कौन होने वाला है वो चीज़ देख लेंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा, ऑन द डेट ऑफ सीता, मतलब सीता जो है पार्टनर डेथ करेगी तो सीता का प्रॉफिट शेयर कितना है, 4/8, ठीक। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 54,750। ये अमाउंट क्या हो गया, अब ये सीता का हो गया है क्या, शेयर ऑफ गुडविल, ठीक। अब इसे गेनिंग रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, ठीक, जो कंपनसेशन पे करेंगे, ठीक, कुछ इस तरीके से। तो मैंने इसका गुडविल निकालने का अमाउंट बता दिए हैं, जर्नल एंट्री तो आप लोग पास कर ही लीजिएगा, ठीक। अब आगे देख लेते हैं, आगे एक्सप्लेन करती हूँ क्या बोल रहे हैं। On the date of Sita's death, building was found undervalued by 80,000, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ है कि जो बिल्डिंग है वो अंडर वैल्यूड है, ठीक। मतलब कि जो बिल्डिंग की वैल्यू है वो 8 लाख रुपए से मतलब अंडर वैल्यूड है। उसे क्या करना है, हम लोग को वापस से बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ये अनरिकॉर्डेड नहीं है,
ये अंडर वैल्यूड है। जैसे मतलब कि बिल्डिंग की वैल्यू ओरिजिनल कितनी है, मान लेते हैं कि 1,60,000 रुपीज़ है, ठीक। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे रिकॉर्ड कर ले रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट पे, जैसे 1 लाख पे हम लोग रिकॉर्ड कर ले रहे हैं, ठीक, बुक्स में। तो अब क्या हो गया है, जैसे 1 लाख पे अगर हम लोग रिकॉर्ड कर लिए तो हमारा कितना बचा, 60,000 रुपीज़ से क्या हो गई है, जो बिल्डिंग है वो अंडर वैल्यूड है, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, जो 80,000 रुपीज़ से है वापस से हमें इसको अपने करेक्ट पोजीशन पे लाना है, ठीक। तो इसे क्या कर देंगे हम लोग, जो अंडर वैल्यूड का, अगर देख लीजिए अगर कोई एसेट है अगर वो अंडर वैल्यूड है तो उसे हम लोग क्या करेंगे, हमेशा क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे, ठीक। अगर ओवर वैल्यूड होगा उतने से, उस अमाउंट से हम लोग क्या करेंगे, जो डेबिट साइड में उसे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अगर अंडर रहेगा तो क्रेडिट और ओवर रहेगा तो डेबिट, ओके। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस था, शायद मैंने नहीं एक्सप्लेन किया तो मैंने यहाँ बता दिया, ठीक, कि अगर अंडर है तो क्रेडिट और ओवर है तो डेबिट, ठीक। एक तरीके से जैसे हो गया ना कि जैसे तराजू होता है, तो तराजू में जैसे एक साइड अगर सामान जैसे कि इधर सामान नापने वाला रखते हैं ना, वो केजी वाला, ठीक। और अगर इधर सामान ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग इधर से निकाल देते हैं ना, उसी तरीके से अगर इसमें कम है, जैसे अंडर है तो इसमें डालेंगे, अगर ज़्यादा है ओवर है तो हम लोग बाहर निकाल देंगे, उसी तरीके से, ठीक। तो हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है, ठीक। तो क्या करेंगे, तो को बिल्डिंग का जो वो अमाउंट है उसे ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, ओके। फिर आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सीता शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म, रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल एंड रिवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग, ठीक। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन सीता एंड गीता विल बी इक्वल, ठीक। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे दे दिया गया है, जो रीता का और गीता का है वो इक्वल होने वाला है, इसका मतलब 1:1 होने वाला है। और हम लोग क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करना है एडजस्टमेंट वाला गुडविल के लिए, मतलब जो कैपिटल से हम लोग एडजस्ट करते हैं वो वाला, हम लोग को रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ नहीं यूज़ करना है। और रीवैल्यूएशन से रिलेटेड हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है, जैसे हम लोग इसको रीवैल्यूएशन में ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक। और उसके बाद जब रीवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट या लॉस होगा उसे क्या करेंगे, हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, वो भी आ जाएगा, ठीक। कुछ इस तरीके से जर्नल एंट्री हो जाएगी, ठीक। बाकी का ये तो मैंने यहाँ पे जो बता रखा था कि गुडविल को जो वैल्यू कैसे हम लोग पता लगाएंगे, तो यहाँ पे पहले हम लोग लास्ट 3 साल का ऐड करेंगे तो 2,19,000 रुपीज़ हो जाएगा। फिर उसको क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे 50/100 से, या बोले तो हाफ से, मतलब 1/2 से, ठीक। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,09,500। फिर 1,09,500 को इंटू करेंगे किसके, सीधा के प्रॉफिट शेयर से, ठीक। तो कितना आ जाएगा, 54,700, ठीक। उसके बाद इसको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, इस रेशियो में, गेनिंग रेशियो में, ठीक। फिर आगे चलते हैं, यहाँ से मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। आज तक के लिए बस इतना ही, मैं जल्दी इस चैप्टर को भी मैं जल्द ख़त्म कर दूंगी, ओके।